अगर आप एक्सेल में काम करना चाहते हैं लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है और कैसे करना है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम एक्सेल को डेप्थ में समझेंगे और काफी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वीडियो के अंत तक आप एक्सेल को इतने आराम से और आसानी से समझ जाएंगे कि आपको एक्सेल यूज करने में कोई भी मुश्किल नहीं होने वाली। और वीडियो के अंत में आप ये जरूर कहेंगे कि एक्सेल इतना आसान था, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो चलिए, बिना देरी के हम शुरू करते हैं। जब भी हम एक्सेल ओपन करते हैं तो ऐसा कुछ विंडो नजर आता है या फिर इंटरफेस नजर आता है। टॉप पर नजर आ रहा है ब्लैंक वर्कबुक और उसके आगे हैं डिफरेंट टेम्पलेट्स। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी टेम्पलेट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे ब्लैंक वर्कबुक से। लेफ्ट हैंड साइड में एक बार नजर आ रहा है जिसमें कुछ बटन्स हैं, जैसे कि होम, न्यू। आपके रिसेंट फाइल्स यहाँ पर नजर आएंगे, शेयर्ड और ओपन। हम हैं न्यू में। हम एक ब्लैंक वर्कबुक ओपन करेंगे। ब्लैंक वर्कबुक ओपन करने के लिए आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर। और आप गौर करेंगे कि ये जो हेडर है ये ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो इसका जो हेडर या फिर नाम है वो ग्रीन में हाईलाइट हो चुका है। क्लिक करते हैं हम ब्लैंक वर्कबुक पर। इसको ओपन करने के दो तरीके हैं। इधर आप नीचे आ जाएं और यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक कर दें, या फिर आप जाएं टॉप पर और ब्लैंक वर्कबुक पे डबल क्लिक कर दें आप। और हमारा ये ब्लैंक वर्कबुक ओपन हो चुका है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एक वर्कबुक या फिर वर्कशीट को कैसे क्रिएट करते हैं और उसे सेव कैसे करते हैं। उसके बाद हम एक्सेल का एनाटॉमी समझेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के लेआउट्स को हम समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक्सेल में फंक्शंस और फॉर्मूलाज कैसे यूज करते हैं। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखेंगे और उसके बाद हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सेल का एनाटॉमी समझ लेते हैं। जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे तो उसमें कम से कम एक शीट नजर आता है, और वो है आपका सबसे नीचे। यहाँ पर शीट 1 नजर आ रहा है और करेंटली हैं हम शीट 1 में। एक वर्कबुक में मल्टीपल शीट्स होते हैं। शीट्स को हम वर्कशीट भी बोलते हैं, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं और शीट भी बोलते हैं। एक स्प्रेडशीट या फिर शीट में कॉलम्स होते हैं और रोज होते हैं। कॉलम का नाम लेटर से होता है और रो का नाम नंबर से होता है। अगर मैं क्लिक करता हूं ई पर तो ये कॉलम ई है। इसी तरीके से जब मैं क्लिक करता हूं के पर तो ये कॉलम के है। अगर मैं आता हूं लेफ्ट साइड में और क्लिक करता हूं ए पर तो ये कॉलम ए है। इसी तरीके से जब मैं क्लिक करता हूं 7 पर तो ये रो नंबर 7 है। मैं क्लिक करता हूं 16 पर तो ये रो नंबर 16 है। तो हर एक कॉलम का एक नाम होता है और हर एक रो का भी एक नाम होता है। जहां पर कॉलम और रो एक साथ मिलते हैं उसको हम बोलते हैं सेल। यानी कि हम कॉलम और रो के इंटरसेक्शन को सेल बोलते हैं। और हर सेल का भी एक नाम होता है, जैसे कि ये हो गया कॉलम सी और रो नंबर 7, तो इस सेल का नाम हो गया C7। अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पर तो ये कॉलम है F और रो है 11, तो इस सेल का नाम हो गया F11। जब भी हम किसी सेल पर क्लिक करते हैं तो वो सेल एक्टिव सेल हो जाता है। अगर हम गौर करें तो हमारे सेल के चारों तरफ ग्रीन लाइन नजर आ रहा है और ये हो गया हमारा एक्टिव सेल। और जब भी हमारा सेल एक्टिव होता है तब हम वहां पर एंट्री कर सकते हैं। तो करेंटली मेरा ये वाला सेल एक्टिव है। अगर मैं क्लिक करता हूं यहां पर तो अब ये सेल मेरा एक्टिव हो चुका है। तो हमने देखा, ये हो गया हमारा कॉलम, ये हो गया हमारा रो, और कॉलम और रो का इंटरसेक्शन हो गया सेल। एक एक्सेल वर्कबुक में 17 बिलियन से ज्यादा सेल्स होते हैं। एक्सेल का दूसरा एनाटॉमी है रेंज। और जो रेंज होता है वो ढेर सारे सेल्स को मिलाकर बनता है। ये हो गया हमारा सिंगल सेल। अगर मैं ढेर सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूं तो ये हो गया हमारा रेंज। जैसे कि सेल का नाम होता है या फिर सेल्स का नाम होता है, उसी तरीके से रेंज का भी नाम होता है। और जो नाम स्टार्ट होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पर? डी, यानी कि कॉलम डी और रो नंबर 5। तो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया D5। और हमारा एंड पॉइंट क्या है? कॉलम के और रो नंबर 21, मतलब कि K21। तो हमारा जो रेंज है उसका नाम क्या होगा? D5 से लेकर K21।
या फिर D5 थ्रू K21। और हमारा जो ये रेंज है वो हम कहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं क्लिक करता हूं फर्स्ट कॉलम पर और फर्स्ट रो पर, तो मैं अपने रेंज को यहां से भी सेलेक्ट कर सकता हूं। रेंज में हम दो सेल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये भी हमारा रेंज हो गया। मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, और मल्टीपल सेल्स में हम कितने भी सेल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं अपने रेंज में। तो हमने क्या क्या देखा? हमने देखा कॉलम्स, हमने देखा रोज, हमने देखा सेल्स, और हमने देखा रेंज। तो ये था आपका एनाटॉमी एक्सेल का। और ये चीजें जो हमारी होती हैं वो होती हैं शीट में, वर्कशीट में, या फिर स्प्रेडशीट में। और इन सभी को मिला के हमारा बनता है वर्कबुक, यानी कि शीट्स को मिला के बनता है हमारा वर्कबुक। हम आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर शीट 1 नजर आ रहा है, यानी कि पूरे वर्कबुक में एक ही शीट है। जब भी हमें न्यू शीट इंसर्ट करना होगा तो यहाँ पर प्लस का साइन नजर आ रहा है, हमें क्लिक करना होगा प्लस के साइन पर। और यहाँ पर शीट 2 नजर आ रहा है। इसी तरीके से हम यहाँ पर मल्टीपल शीट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा था शीट 1, और अभी है टोटल 6 शीट। शीट्स का जो नाम नजर आ रहा है वो आ रहा है शीट 1, शीट 2, शीट 3, और इसी तरीके से शीट 6 तक नजर आ रहा है। शीट्स को रीनेम करने के दो तरीके हैं। आपको क्लिक करना होगा शीट के नेम पर, और आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा। ये देखिए, लाइट ग्रीन कलर में शीट 1 हाईलाइट हो चुका है। अब आप जो भी नाम चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। मैं इसका नेम दे देता हूँ जनवरी। तो मैंने नाम दे दिया। अब मैं शीट में बाहर क्लिक करूंगा, और ये हमारी रीनेमिंग हो चुकी है। रीनेम करने का दूसरा तरीका है, मैं क्लिक करता हूं यहां पर, राइट क्लिक करूंगा माउस को, ढेर सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। इसमें एक ऑप्शन है रीनेम का, मैं क्लिक करूंगा रीनेम पर। और जो हमारा ओल्ड नेम था वो लाइट ग्रीन कलर में हाईलाइट हो चुका है। अब मैं इसे एक नाम दे देता हूं फेब्रुअरी। बाहर की तरफ क्लिक करूंगा, और शीट हमारा रीनेम हो चुका है। अब आपने शीट को रीनेम कर दिया, लेकिन रीनेमिंग के बाद आपने रियलाइज किया कि स्पेलिंग रॉन्ग है। तो उस केस में क्या कर सकते हैं? वापिस से हम यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं, या फिर राइट क्लिक कर सकते हैं माउस को, रीनेम पर जाएंगे, और फिर से हम इसको रीनेम कर देंगे। इधर आप पूरा डिलीट कर लें, या फिर इसके आगे कुछ ऐड करना है तो वो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत आसानी से ऐड हो गया। हम क्लिक करते हैं बाहर की तरफ, और शीट हमारा रीनेम हो चुका है। आते हैं हम जनवरी के शीट में। और ये जो रीनेमिंग है, आप जितनी बार भी चाहें कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप अपने शीट के नेम का कलर चेंज करना चाहें तो वो भी काफी आसानी से किया जा सकता है। आपको राइट क्लिक करना होगा माउस को, और यहां पर एक ऑप्शन है टैब कलर का। ये देखिए, ढेर सारे कलर नजर आ रहे हैं। आप जो भी कलर चाहें यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहूं तो राइट क्लिक करूंगा माउस को, टैब कलर, और कोई दूसरा कलर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप सारे टैब्स के कलर को एक साथ चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा फर्स्ट टैब पर, आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल, और आपको सारे टैब्स को सेलेक्ट कर लेना होगा। आपको राइट क्लिक करना होगा माउस को, टैब कलर, और आप जो भी कलर चाहें यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, सारे टैब्स मेरे ब्लू कलर के हो चुके हैं। इसी तरीके से कलर को रिमूव करने के लिए आप प्रेस करें कंट्रोल या फिर कमांड, सारे टैब्स को आप सेलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें माउस को, टैब कलर, नो कलर कर दें, और सारे कलर्स आपके रिमूव हो जाएंगे। आते हैं हम जनवरी में। तो हमने एक्सेल का एनाटॉमी अब समझ लिया है। शीट में कुछ चीजें और होती हैं। अगर हम राइट हैंड साइड में आते हैं तो यहां पर देखिए, हमारा जूम आउट और जूम इन का ऑप्शन है। अगर मैं करता हूं जूम इन, तो हमारा जो शीट है वो हमें काफी बड़ा दिख रहा है, यानी कि हम अपने डेटा को प्रॉपरली यहाँ पर देख सकते हैं। अगर मैं आता हूँ लेफ्ट साइड में और क्लिक करता हूँ माइनस साइन पर, मतलब अगर मैं जूम आउट करता हूँ, तो ये देखिए, हमारा शीट छोटा होता जा रहा है। तो राइट साइड से होगा हमारा जूम इन, और लेफ्ट साइड से हो रहा है हमारा जूम आउट। और जब भी आप जूम आउट करें या फिर जूम इन करें, आपका जो डेटा है वो चेंज नहीं होने वाला है, उसका सिर्फ व्यू चेंज होगा। जूम ऑप्शन के लेफ्ट में है हमारा व्यू, यानी कि जो हमारा शीट है उसका व्यू। सबसे पहले है नॉर्मल व्यू, उसके बाद है पेज लेआउट का व्यू, और जो थर्ड है वो है पेज ब्रेक का प्रीव्यू, या फिर पेज ब्रेक का व्यू। तो हमने एनाटॉमी को समझ लिया है।
अब हम यहाँ पर कुछ लेआउट्स को भी समझेंगे, क्योंकि एक्सेल को यूज करने के लिए उन लेआउट्स को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब भी हम एक्सेल को यूज करते हैं तो टॉप पर हमें अलग अलग टैब्स नजर आते हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहले है होम, फिर है इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट और उसके आगे भी कई चीजें हैं। अगर आप मैकबुक यूजर हैं तो आपको होम से पहले कुछ भी नजर नहीं आएगा, लेकिन अगर आप विंडो यूजर हैं तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन नजर आएगा फाइल का। लेकिन हमारा जो मोस्ट ऑफ द काम है, यानी कि हमारा जो ज्यादा काम है, वो होता है होम और उसके आगे वाले टैब्स में। जब भी हम किसी टैब पर क्लिक करते हैं तो हमारे टूल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ देखिए, कुछ अलग चीजें नजर आ रही हैं। अगर मैं जाता हूँ इंसर्ट में तो ये देखिए हमारा व्यू टोटली चेंज हो चुका है। अगर मैं आता हूँ डेटा में तो ये देखिए सारे टूल्स हमारे चेंज हो चुके हैं। और ये जो हमारे टूल्स नजर आ रहे हैं, इनको हम कहते हैं रिबन। और हमारा जो रिबन है वो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होता है। अगर आप गौर करें तो बीच बीच में यहाँ पर लाइन नजर आ रहा है, यानी कि हमारे जो टूल्स हैं वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। और ये चीजें हर एक टैब में है। मैं आता हूँ होम टैब में तो यहाँ देखिए एक लाइन नजर आ रहा है, यहाँ भी नजर आ रहा है। और इसी तरीके से सारे जो टूल्स हैं वो अलग अलग डिवाइडेड हैं। यानी कि टॉप पर जो नाम नजर आ रहा है वो हो गया टैब, हर एक टैब में रिबन होगा और हर एक रिबन के अंदर में ग्रुप होगा। और जो ग्रुप्स होंगे वो आपके लाइन से डिवाइडेड होंगे। जब भी आप एक्सेल में काम करते हैं तो आपको उस शीट को सेव करना बहुत जरूरी है। आप ऐसा ना करें कि आपने अपना डेटा एंट्री कर दिया है और अब आप सेव करना भूल गए, तो उस केस में सारा का सारा डेटा आपका वैनिश हो जाएगा। यानी कि आपने जो भी मेहनत की वो आपका बेकार हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस शीट को या फिर वर्कबुक को सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए आपको जाना होगा टॉप पर। करेंटली हैं हम होम टैब में। आप किसी भी टैब में रहें, यहाँ पर सेव का बटन नजर आता है, तो आपको जाना होगा यहाँ पर और आपको क्लिक करना होगा। या फिर आप एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं, कंट्रोल एस। एस से होता है सेव, तो मैं प्रेस करता हूं कंट्रोल एस। छोटा सा विंडो हमारा पॉपअप हुआ। सेव एज, यहां पर बुक 2 नजर आ रहा है। मैं इसको एक नाम दे दूंगा। मैं कर दूंगा बेसिक्स ऑफ एक्सेल या फिर एक्सेल बेसिक्स। तो मैंने नाम दे दिया। अब मैं आऊंगा नीचे की तरफ और क्लिक करूंगा सेव पर। हमारा ये शीट या फिर हमारा ये वर्कबुक सेव हो चुका है। अगर आप टॉप पर गौर करें तो यहां पर नाम नजर आ रहा है एक्सेल बेसिक्स। आते हैं हम होम टैब में। वर्कबुक को या फिर शीट को क्लोज करने के लिए आपको जाना होगा टॉप पर। ये देखिए यहाँ पर क्लोज का बटन नजर आ रहा है जो कि है रेड में। मैकबुक के एक्सेल में ये पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होता है और विंडोज में ये पार्ट राइट हैंड साइड में होता है। तो इधर आपके एक्सेल में क्लोज बटन लेफ्ट में है या फिर राइट में है, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको क्लोज कहां से करना है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो यहां पर एक है नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या है? अगर हम गौर करें तो करेंटली हैं हम कॉलम बी में और रो नंबर 27 में, मतलब कि ये हमारा है एक्टिव सेल। तो हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ नजर आ रहा है B27, यानी कि ये है हमारा सेल का नाम। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो अब ये हो गया B4। क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये हो गया E4। तो ये है हमारे सेल का नाम। तो नेम बॉक्स के जस्ट आगे है हमारा फॉर्मूला बार। और ये जो फॉर्मूला बार है ये एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर मैं यहाँ पर कुछ एंटर करता हूँ, और एंट्री हम सिर्फ एक्टिव सेल में कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले बताया। अगर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर तो ये मेरा एक्टिव सेल हो चुका है। यहाँ पर मैं कुछ टाइप करता हूँ अपना नाम विजय। तो ये देखिए फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है। लेकिन हमारी जो एंट्री है ये पूरी नहीं हुई है, क्योंकि अब भी यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो एंट्री को पूरी करने के लिए हमें एंटर प्रेस करना होगा। और ये देखिए हमारी एंट्री हो चुकी है और हमारा जो एक्टिव सेल है वो नीचे आ चुका है। अगर आपका एक्टिव सेल ब्लैंक होगा तो फॉर्मूला बार में कुछ भी नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप एंट्री वाले सेल पर क्लिक करते हैं तो फॉर्मूला बार में सारी चीजें नजर आएंगी। अगर मैं विजय की जगह टाइप करता हूँ 1, तो ये देखिए 1 नजर आ रहा है। एंट्री को फिनिश करने के लिए या फिर एंट्री को पूरा करने के लिए मुझे प्रेस करना होगा एंटर। और हमारी ये एंट्री हो चुकी है। चलिए
अब हम एंट्री करके देखते हैं कि हम एक एक्सेल शीट में एंट्री कैसे कर सकते हैं। डिलीट करता हूं, क्लिक करता हूं मैं कॉलम ए और रो नंबर 1 पर, यानी कि मैं क्लिक करूंगा A1 पर। यहां हम अपनी एंट्री करेंगे। सबसे पहले मैं यहां पर इंसर्ट करूंगा सीरियल नंबर 1, एंटर प्रेस करूंगा। 2, एंटर प्रेस करूंगा। 3, एंटर प्रेस करूंगा। अगर मुझे यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे लगातार इंसर्ट करना होगा तो ये काफ़ी पेचीदा काम हो जाता है या फिर काफ़ी टीडियस वर्क हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। जो हमने इंसर्ट किया वो हमारा डेटा हो गया, चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, इमेजेस हो या फिर कुछ भी हो। आपने एक्सेल के शीट में कुछ भी इंसर्ट कर दिया तो वो आपका डेटा बन गया है। तो हमने अपने डेटा को सिलेक्ट किया। अब हमें आना है एज पर। ये देखिए प्लस का जो साइन है वो ब्लैक में नजर आ रहा है। अगर मैं कॉर्नर से रिमूव करता हूं अपने कर्सर को तो अब ये वाइट हो चुका है। तो जब भी आपका प्लस साइन ब्लैक में हो तभी आप अपने फिल हैंडल को यूज कर सकते हैं। मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूं और ये देखिए सारे नंबर्स कितने आसानी से फिल हो चुके हैं। तो यहां पर हमने सिर्फ टाइप किया था 1 2 3, लेकिन सारे नंबर्स हमारे ऑटोमेटिकली फिल हो चुके हैं क्योंकि एक्सेल ने पैटर्न को स्टडी किया या फिर रीड किया कि हमें क्या पैटर्न चाहिए और उसी हिसाब से एक्सेल ने हमें पैटर्न प्रोवाइड कर दिया जहां तक हमने अपने फिल हैंडल को ड्रैग किया। अगर मैं इसे डिलीट करता हूं और यहां पर टाइप करता हूं 1, एंटर, फिर से टाइप करता हूं 1, एंटर, दोनों को सिलेक्ट करता हूं और नीचे तक ड्रैग करता हूं तो ये देखिए हर एक जगह सिर्फ 1 1 ही नजर आ रहा है क्योंकि एक्सेल ने पैटर्न को स्टडी किया है या फिर रीड किया है। अगर मैं इसे डिलीट करता हूं और यहां पर टाइप करता हूं 2, एंटर, टाइप करता हूं 4, एंटर, दोनों को सिलेक्ट करता हूं और फिल हैंडल से अपने डेटा को नीचे खींचता हूं या फिर ड्रैग करता हूं तो ये देखिए 2 4 6 यानी कि हर एक नंबर में 2 2 ऐड हो रहा है। यानी कि एक्सेल ने पैटर्न को स्टडी किया या फिर रीड किया और उसने हमारा डेटा क्रिएट कर दिया। परफेक्ट। डिलीट करते हैं इसे। चीजों को डिलीट करने के लिए इधर आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसे या फिर आप क्लिक कर दें टॉप पर और डिलीट प्रेस कर दें। सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। हमें यहां पर चाहिए सीरियल नंबर, एंटर करते हैं 1 2 और इसे हम नीचे तक ड्रैग कर लेते हैं। एक दूसरा तरीका भी है एंट्री करने का। डिलीट करते हैं, टाइप करते हैं 1, एंटर। अब हम इसे नीचे ड्रैग करेंगे। अभी भी 1 नजर आ रहा है लेकिन यहां पर प्लस का साइन नजर आ रहा है। हम क्लिक करेंगे प्लस के साइन पर। ढेर सारे ऑप्शंस हैं, कॉपी सेल्स, फिल सीरीज, फिल फॉर्मेटिंग ओनली। तो हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है फिल सीरीज पर और ये देखिए सारे नंबर्स आ चुके हैं। हमारे सीरियल नंबर की एंट्री हो चुकी है। आते हैं हम कॉलम बी में, रो नंबर 1 में, यानी कि हम क्लिक करेंगे B1 पर। अगर हमें लगता है कि हमारे सीरियल नंबर्स सिर्फ 10 तक ही होने चाहिए तो हमें बाकी के सीरियल नंबर्स को यहाँ से सेलेक्ट करना होगा और प्रेस करना होगा डिलीट। ये डिलीट हो गया लेकिन यहाँ पर 1 2 नजर नहीं आ रहा है। तो हम आएंगे राइट साइड में और ये है हमारा स्क्रॉल बार। तो मैं स्क्रॉल बार के थ्रू इधर नीचे आ सकता हूँ या फिर ऊपर जा सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं राइट साइड में आ जाता हूँ तो लेफ्ट जाने के लिए मुझे स्क्रॉल बार यूज करना होगा जो कि है हमारे बॉटम में। लेफ्ट क्लिक करता हूं या फिर लेफ्ट में ड्रैग करता हूं और ऊपर जाता हूं तो ये देखिए अब सारी चीजें प्रॉपरली नजर आ रही हैं। क्लिक करते हैं हम B1 पर और अपनी एंट्री करते हैं। यहां पर हम एम्प्लॉय आईडी की एंट्री करेंगे। मैं कुछ रैंडम से फिगर्स ले लूंगा, EM101, प्रेस करूंगा एंटर अपनी एंट्री को पूरा करने के लिए। मेरा जो एम्प्लॉय आईडी है वो कुछ इस तरीके से है, EM101, EM102, EM103। तो मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर, आऊंगा कॉर्नर पे, प्लस साइन ब्लैक हुआ। अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर दूंगा। तो ऑटोफिल का एक और ऑप्शन है, इधर आप इसे ड्रैग कर लें या फिर जब ब्लैक प्लस साइन नजर आए तो आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें और सारी चीजें प्रॉपरली फिल हो जाएंगी। आते हैं यहाँ पर हमें चाहिए एम्प्लॉय नेम। हम टाइप करते हैं नेम 1, एंटर। हम चाहें तो इसे भी नीचे तक ड्रैग कर सकते हैं। आते हैं यहाँ पर हमें चाहिए प्रोडक्ट नेम। तो मैं ले लूंगा रैंडम सा नाम जो कि होगा प्रोडक्ट 1, एंटर प्रेस करूंगा। अब मैं इसे नीचे तक ड्रैग कर लूंगा। प्रोडक्ट 1 के आगे क्लिक करते हैं।
ये होगा मेरा क्वांटिटी। तो मैं कुछ रैंडम से फिगर्स यहाँ पर ले लूँगा। तो मैंने कुछ रैंडम से फिगर्स ले लिए, आगे क्लिक करूँगा। ये होगा मेरा रेट। तो रेट में भी मैं कुछ रैंडम से फिगर्स ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पर रेट्स भी ले लिए हैं। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये मेरा रेट है या फिर ये मेरा रेट है, ये क्वांटिटी है या फिर ये क्वांटिटी है। इसी तरीके से हमें नहीं पता कि नाम कौन सा है, प्रोडक्ट कौन सा है, सीरियल नंबर क्या है या फिर एम्प्लॉय कोड क्या है। मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं वो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और वो गलती ये है कि हमने यहाँ पर हेडर्स इंसर्ट नहीं किया है। तो हेडर्स को इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हेडर्स को इंसर्ट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा रो इंसर्ट करना होगा। और न्यू रो हम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? क्लिक करेंगे हम रो के नाम पर जो कि है 1। हमें राइट क्लिक करना होगा माउस को, ढेर सारे ऑप्शंस आएंगे, इसमें एक ऑप्शन नजर आता है इंसर्ट का। हम क्लिक करेंगे इंसर्ट पर, तो एक न्यू रो यहाँ पर इंसर्ट हो चुका है जिसमें हम नाम अपना इंसर्ट कर सकते हैं। मैं एक रो और इंसर्ट करूंगा, क्लिक करूंगा 1 पर, राइट क्लिक करूंगा माउस को, इंसर्ट। अब 2 न्यू रो इंसर्ट हो चुके हैं। इसी तरीके से अगर न्यू कॉलम इंसर्ट करना होगा तो हमें क्लिक करना होगा कॉलम के नाम पर जो कि है ए, राइट क्लिक करना होगा माउस को और क्लिक करना होगा इंसर्ट पर। न्यू कॉलम इंसर्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या हम डेटा जहां खत्म हो रहा है या फिर डेटा जहां शुरू हो रहा है वहीं पर न्यू रो और न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते? तो इसका जवाब है कि हम बीच में भी न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं और बीच में न्यू रो इंसर्ट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने बीच में न्यू कॉलम भी इंसर्ट कर दिया और न्यू रो भी इंसर्ट कर दिया। और इसका प्रोसेस भी सेम था, यानी कि आप नाम पर क्लिक करें, राइट क्लिक करें माउस को और क्लिक कर दें इंसर्ट पर, तो न्यू रो इंसर्ट हो जाएगा। अगर बाय मिस्टेक आपने न्यू रो और न्यू कॉलम इंसर्ट कर दिया है तो इसे हटाना कैसे है? आप सिलेक्ट कर लें जो भी आपका एक्स्ट्रा रो है, आप राइट क्लिक करें माउस को और सिलेक्ट कर लें डिलीट। डिलीट हो गया। अब हमें कॉलम डिलीट करना है, राइट क्लिक करूंगा माउस को, डिलीट, तो ये देखिए डिलीट हो गया। अब हम आते हैं टॉप पर और यहाँ पर हम अपना हेडर्स इंसर्ट करेंगे। ये हमारा क्या था? ये था हमारा सीरियल नंबर, इंसर्ट हो गया। अब हम प्रेस करेंगे एंटर, तो हमारी एंट्री पूरी हो गई है। ये क्या था? हमारा एम्प्लॉय कोड था। टाइप करेंगे एम्प्लॉय कोड। अब हम प्रेस करेंगे एंटर। अगर हम गौर करें तो यहाँ हमने टाइप किया एम्प्लॉय कोड, लेकिन हमने टाइप किया इस सेल में, यानी कि C2 में हमने एंट्री की, लेकिन इसका जो कुछ पार्ट है वो जा रहा है D2 में। तो अब हमें क्या करना होगा? अपने टेक्स्ट को छोटा करना है या फिर हमें कॉलम साइज को एडजस्ट करना है? तो इसका जवाब है हमें अपने कॉलम साइज को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट करने के लिए आपको क्लिक करना होगा टॉप पर। ये देखिए यहाँ एक एरो नजर आ रहा है जिसका एक टिप लेफ्ट में है और एक टिप राइट में है, यानी कि आप इसे लेफ्ट में भी ड्रैग कर सकते हैं और आप इसे राइट में भी ड्रैग कर सकते हैं। और आपका जो सेल साइज है वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर छोटा हो जाएगा या फिर बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। दूसरा तरीका क्या है? चलिए मैं इसे प्रीवियस पोजीशन में ले लेता हूँ। हम यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं और ये देखिए हमारा कॉलम साइज एडजस्ट हो चुका है। एक और तरीका है, चलिए हम इसे छोटा कर लेते हैं। पूरे शीट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं और किसी भी हम कॉलम के टॉप पर जा सकते हैं। जब हमारा एरो नजर आएगा 2 टिप के साथ तो हम यहाँ पर डबल क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर क्लिक कर लें या फिर एंड में आके आप कहीं भी क्लिक कर लें, आपका जो हेडर है या फिर टेक्स्ट है या फिर मैटर है वो काफी आसानी से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए एम्प्लॉय कोड यहाँ पर एडजस्ट हो गया है। ये हमारा क्या है? ये है एम्प्लॉय नेम। टाइप करते हैं एम्प्लॉय नेम। इस बार भी जो हमारा हेडर है काफी बड़ा है, डबल क्लिक करते हैं टॉप पर। ये है हमारा प्रोडक्ट नेम। आप एंटर प्रेस करके नीचे आ सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड के राइट साइड में एरोज जो बने हुए हैं, अप का, डाउन का, लेफ्ट का और राइट का, उसके थ्रू भी आप नेक्स्ट सेल में या फिर आगे के सेल में आ सकते हैं। अगर मैं क्लिक करता हूं राइट एरो पर तो ये देखिए मैं राइट साइड में आ चुका हूं। इसी तरीके से अगर मैं क्लिक करता हूं डाउन एरो पर तो मैं नीचे आ गया। मैं क्लिक करता हूं अप एरो पर तो मैं ऊपर आ गया। और अगर मैं क्लिक करता हूं लेफ्ट एरो पर तो मैं सेम जगह आ गया जहां पर मैंने एंट्री की। और जब मैं इस सेल में आया तो ये मेरा एक्टिव सेल हो गया है। एडजस्ट करते हैं।
इस बार हम इसे थोड़ा सा ड्रैग कर लेते हैं। ये हमारा क्या था, मैं भूल चुका हूं कि कौन सा रेट है और कौन सा मेरा क्वांटिटी है। तो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप कोई अपना स्प्रेडशीट बना रहे हैं या फिर वर्कबुक बना रहे हैं, एक्सेल शीट बना रहे हैं, तो आप नाम की एंट्री यानी कि जो आपके हेडर हैं उनकी एंट्री सबसे पहले कर लें। तो ये था मेरा क्वांटिटी। मैं टाइप करता हूं क्वांटिटी, शॉर्ट टाइप कर लेता हूं QTY डॉट, एंटर। डबल क्लिक करूंगा, एडजस्ट कर लूंगा। ये है मेरा रेट, एंटर। तो यहां पर हमने सिंगल कॉलम्स को एडजस्ट किया, मतलब सारे कॉलम्स को हमने एक एक करके एडजस्ट किया। अगर मुझे क्वांटिटी और रेट का जो कॉलम का साइज है उसे सेम रखना है तो मैं दोनों को सेलेक्ट करूंगा और इसे मैं इधर राइट में ड्रैग कर लूंगा या फिर लेफ्ट में ड्रैग कर लूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आप एक चीज गौर करेंगे कि जब मैंने अपने कॉलम साइज को छोटा किया तो यहां पर 2 बार हैश नजर आ रहा है। कई बार ये पॉसिबिलिटीज भी होती है कि 2 से ज्यादा हैश नजर आए। तो जब भी आपके डेटा में ऐसा कुछ एरर नजर आता है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस अपना कॉलम साइज एडजस्ट कर लेना है। और ये देखिए, हमारा जो एरर था वो गायब हो चुका है। अब मैं दोनों को सिलेक्ट करूंगा और थोड़ा सा साइज को इंक्रीज कर दूंगा। हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और इनके साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इनको एडजस्ट कर लेता हूं, क्वांटिटी और रेट वाले कॉलम को थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूं। परफेक्ट। हमारा जो लेफ्ट में कॉलम है, कॉलम नंबर ए, ये काफी बड़ा नजर आ रहा है, तो इसके साइज को हम छोटा कर लेंगे। मैंने लेफ्ट में ड्रैग कर दिया, छोटा हो गया। राइट में ड्रैग करता हूं, बड़ा हो गया। तो हम इसे लेफ्ट में ड्रैग करके इसके साइज को रिड्यूस कर लेंगे, डिक्रीज कर लेंगे या फिर छोटा कर लेंगे। अब यहां पर यह सवाल आता है कि क्या हम कॉलम के साइज को ही एडजस्ट कर सकते हैं या फिर हम रो साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसका जवाब है, हम रो साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं और हमारा जो प्रोसेस है वो सेम होगा। कैसे, ये देखिए। जब मैं रो पर आया तो यहां पर एरो नजर आ रहा है जिसका एक टिप ऊपर है और एक टिप नीचे है। इसका मतलब मैं इसे ऐसे छोटा भी कर सकता हूं और इस तरीके से मैं बड़ा भी कर सकता हूं। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे रिड्यूस कर लें या फिर इंक्रीज कर लें। जब भी हम हेडर्स इंसर्ट करते हैं तो हेडर्स का हम कलर चेंज करते हैं, यानी कि सेल कलर चेंज करते हैं, फॉन्ट के कलर को चेंज करते हैं, फॉन्ट के साइज को हम बोल्ड करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये हमारा हेडर ही है। तो उसमें क्या करना होगा हमें, मैं क्लिक करूंगा फर्स्ट हेडर पर और मैं अपने स्क्रॉल बार को आगे तक ड्रैग कर दूंगा। ये देखिए, मैंने सारी चीजों को यहां पर सिलेक्ट कर लिया है। जब ये चीजें सिलेक्ट हो जाएं तो आपको जाना है होम टैब में। होम टैब में यहां पर देखिए नजर आ रहा है आपका फॉन्ट्स। यहां पर है बी, बी फॉर बोल्ड, यानी कि अगर आप इसको बोल्ड करना है तो आपको क्लिक करना होगा यहां पर। ये देखिए बोल्ड हो गया। और अगर आपको बोल्ड नहीं चाहिए तो आप वापस से यहां पर क्लिक कर दें बी। इसका एक शॉर्टकट भी है और शॉर्टकट है कंट्रोल बी या फिर कमांड बी। विंडो यूजर्स को प्रेस करना होगा कंट्रोल बी और मैकबुक यूजर्स को प्रेस करना होगा कमांड बी। ये हमारा बोल्ड हो चुका है। यहां पर नजर आ रहा है स्लैंटिंग आई, तो ये है इटैलिक के लिए। अगर मैं क्लिक करता हूं, इटैलिक हो गया। वापस से क्लिक करता हूं, इटैलिक फॉन्ट हमारा रिमूव हो चुका है। और अंडरलाइन करने के लिए यहां पर यू लिखा हुआ है और उसके नीचे अंडरलाइन बना हुआ है। इस पर क्लिक करते हैं, ये देखिए अंडरलाइन हो गया। वापस क्लिक करता हूं, अंडरलाइन हट गया। इसका भी शॉर्टकट है, जैसे कि बी का था बोल्ड, यानी कि कंट्रोल बी बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल आई या फिर कमांड आई इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल यू या फिर कमांड यू अंडरलाइन हो जाएगा। तो हम यहां से अंडरलाइन को हटाएंगे, वापस प्रेस करेंगे कंट्रोल यू या फिर कमांड यू। इटैलिक भी हटाएंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल आई या फिर कमांड आई। सारी चीजें हो चुकी हैं। जब हमने अपने फॉन्ट को बोल्ड किया तो हमें फिर से कॉलम साइज को एडजस्ट करने की जरूरत पड़ रही है। तो इधर हम कॉलम साइज को एडजस्ट कर लें या फिर हम अपने फॉन्ट को थोड़ा छोटा कर लें। तो फॉन्ट छोटा बड़ा कैसे होगा, यहां पर देखिए मेरे फॉन्ट का नाम नजर आ रहा है और यहां नजर आ रहा है 12, यानी कि ये मेरे फॉन्ट का साइज है। यहां पर ड्रॉप डाउन नजर आ रहा है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और जो भी हम यहां से चाहते हैं फिगर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो फिगर है ये फॉन्ट का साइज है। अगर मैं क्लिक करता हूं 26 पर तो ये देखिए फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो चुका है। फॉन्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए आप नंबर के आगे भी जा सकते हैं। ये देखिए यहां पर ए लिखा हुआ है और इसका साइज बड़ा है, ये आपके फॉन्ट को इंक्रीज करता है।
यहाँ पर ए है और ये छोटा है इसका साइज, ये डिक्रीज करता है। आप इस पर क्लिक करें, ये देखिए, और आपका जो फॉन्ट साइज है वो डिक्रीज होता रहेगा। फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए आपको आना होगा यहाँ पर, जहां आपके फॉन्ट का नाम नजर आता है। आपको क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन पर, और ढेर सारे ऑप्शंस नजर आते हैं फॉन्ट के। तो मैं हेडर के फॉन्ट को कर लेता हूं एरियल ब्लैक। वापस से हमें हेडर को एडजस्ट करने की जरूरत है। सिलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, तो हमारे सारे हेडर्स एडजस्ट हो चुके हैं। एक चीज आपको मैं दिखाता हूं यहाँ पर, अगर मैं रो नंबर 2 के साइज को इंक्रीज करता हूं तो मेरा जो फॉन्ट है ये बॉटम में नजर आ रहा है। और फॉर्मेट्स में ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं या फिर अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, प्रॉपर फॉर्मेट नजर नहीं आता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम सारे हेडर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और चले जाएंगे होम टैब में। जहां पर हमने फॉन्ट्स को चेंज किया उसके जस्ट आगे यहाँ पर अलाइनमेंट का ऑप्शन है। ये हो गया हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, ये हो गया राइट अलाइनमेंट। मैं कॉलम साइजेस को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूं ताकि हमें अलाइनमेंट्स प्रॉपरली नजर आए। ये हो गया लेफ्ट अलाइनमेंट, सारी चीजें लेफ्ट में चली गई। ये हो गया सेंटर अलाइनमेंट, सारी चीजें सेंटर में आ गई। ये हो गया राइट अलाइनमेंट, सारी चीजें राइट में चली गई। इन 3 अलाइनमेंट्स के अलावा भी कुछ अलाइनमेंट्स हैं। ये देखिए, ये हो गया अलाइन टू टॉप, सारी चीजें ऊपर चली गई। ये हो गया हमारा मिड अलाइनमेंट या फिर मिडिल अलाइनमेंट, और ये हो गया बॉटम अलाइनमेंट। हमें क्या करना है, हमें सारी चीजों को मिड या फिर मिडिल में अलाइन कर लेना है। अब ये बीच में नजर आ रहा है, और सारी चीजों को हम सेंटर अलाइन भी कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, पूरे शीट को सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक कर देंगे, और हमारे हेडर्स एडजस्ट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर हेडर्स को एडजस्ट कर दिया या फिर अलाइन कर दिया। अगर नेम को मुझे लेफ्ट में लेना है, टॉप से बॉटम तक सेलेक्ट करूंगा, लेफ्ट अलाइन कर दूंगा। इसी तरीके से प्रोडक्ट्स को लेफ्ट में अलाइन करूंगा, एम्प्लॉय कोड को भी हम लेफ्ट में अलाइन कर लेते हैं। तो हमने सारी अलाइनमेंट कर ली। यहाँ पर हम रो साइज को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं। अब हमें सारे हेडर्स के सेल कलर को चेंज करना है। सेल कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर जो उसका है, जैसे कि ये सेल हो गया हमारा, तो इसके कलर को हमें चेंज करना है। हम आएंगे सीरियल नंबर पर। आप चाहें तो इसे मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर एक शॉर्टकट आप यूज कर सकते हैं जो कि है शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। और ये देखिए, सारे हेडर्स एक साथ ही सेलेक्ट हो गए। अब हम जाएंगे होम टैब में। यहां पर 2 कलर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट है आपका सेल कलर के लिए, और दूसरा है फॉन्ट कलर या फिर टेक्स्ट कलर के लिए। तो मैं क्लिक करूंगा फिल कलर वाले ड्रॉप डाउन पर, और जो भी कलर मुझे चाहिए वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। यहाँ पर फॉन्ट हमारा ब्लैक है, इसके कलर को भी हम चेंज करते हैं। आते हैं यहाँ पर, क्लिक करते हैं ड्रॉप डाउन पर और सेलेक्ट करते हैं व्हाइट कलर। तो ये देखिए, फॉन्ट कलर हमारा व्हाइट हो चुका है। जब भी हम कोई फॉर्मेट बनाते हैं तो हम उसमें बॉर्डर्स भी इंसर्ट करते हैं। तो मैं क्लिक करूंगा सीरियल नंबर पर और शॉर्टकट यूज करूंगा। क्या शॉर्टकट हमने यूज किया था, हमने यूज किया था शिफ्ट कंट्रोल राइट एरो की। अब हमें नीचे तक डेटा सेलेक्ट करना है, तो हम फिर से प्रेस करेंगे शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो की, और ये देखिए पूरा का पूरा डेटा हमारा सेलेक्ट हो चुका है। या फिर मैं अपने डेटा में कहीं भी क्लिक करूं और प्रेस करूं कंट्रोल ए या फिर कमांड ए, तो मेरा पूरा का पूरा डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या प्रेस किया, कंट्रोल ए, ए फॉर ऑल, मतलब ऑल डेटा को सिलेक्ट करना है, पूरे डेटा को सिलेक्ट करना है, तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल ए। मैकबुक यूजर्स को प्रेस करना होगा कमांड ए। पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो गया है। अब हम जाएंगे होम टैब में। ये जो आपका होम टैब है ये बहुत काम की चीज है। 90% जो हमारे काम है वो होम टैब से ही होते हैं। तो होम टैब में हम चले गए। होम टैब में जो मेरे फॉन्ट्स थे, जहां से मैंने फॉन्ट स्टाइल चेंज किया, कलर चेंज किया, सेल कलर चेंज किया, फॉन्ट्स को बोल्ड किया, अंडरलाइन किया, इटैलिक में चेंज किया, अलाइन किया, वहीं पर ऑप्शन नजर आता है बॉर्डर्स का। ये देखिए, यहाँ बॉर्डर का नजर आ रहा है ऑप्शन। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूंगा, जो भी बॉर्डर आपको यहाँ पर चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट करूंगा ऑल बॉर्डर। ये देखिए, बॉर्डर्स हमारे आ चुके हैं। अगर मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ और क्लिक करता हूँ थिक बॉर्डर, तो यहाँ पर मेरा थिक बॉर्डर इंसर्ट हो गया है। लेकिन थिक बॉर्डर मुझे कहाँ पर इंसर्ट करना था, ये जो मेरा डेटा है इसके चारों तरफ। तो यहाँ पर मैंने गलती कर दी है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, इधर मैं इसको सिलेक्ट करूँ टॉप से और इसे डिलीट कर दूं, तो ये एक ऑप्शन हो गया। लेकिन यहाँ पर ये देखिए, ये मेरा क्या हुआ, यहाँ से भी मेरा बॉर्डर गायब हो चुका है। तो दूसरा ऑप्शन क्या है, हम प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल जेड या फिर कमांड जी। जी बोल लें, आप जेड बोल लें, प्रेस करना है आपको वही कंट्रोल जेड या कमांड जेड।
तो अब हमारे यहाँ पर बॉर्डर गायब हो चुका है। तो हम चीजों को अंडू करने के लिए प्रेस करते हैं कंट्रोल जेड या फिर कमांड जी। अगर आपने यहाँ पर एंट्री कर ली है और बाय मिस्टेक आपके यहाँ से हेडर्स डिलीट हो गए, क्या आपको दोबारा हेडर्स को टाइप करना है? नहीं, आपको शॉर्टकट यूज करना है कंट्रोल जेड या फिर कमांड जेड, और जो आपका लास्ट एक्शन था वो यहाँ पर अंडू हो जाएगा। अभी हमने यहाँ पर कलर्स चेंज कर लिए हैं, सेल कलर्स, लेकिन आपको ऐसा फील होता है कि ये कलर्स आपको नहीं चाहिए, कोई और कलर्स चाहिए, तो आप फिर से इसे सेलेक्ट कर सकते हैं और होम टैब में जाके आप कलर्स को फिर से चेंज कर सकते हैं। हम आ जाएंगे नीचे की तरफ और अपने शीट के साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। हमने अपना यहाँ पर डेटा एंटर कर दिया है, लेकिन डेटा एंट्री के बाद हमें ऐसा फील हुआ कि हमें अपने डेटा को कहीं मूव करना है, मतलब आगे के कॉलम्स में मूव करना है या फिर आगे के रोज में मूव करना है। तो हमें क्या करना होगा? हमें अपने पूरे डेटा को सिलेक्ट करना होगा। जो शॉर्टकट मैंने बताया पहले, आप उसे भी यूज कर सकते हैं। आप आ जाएं एज पर, पाम का आइकन नजर आ रहा है, आप इसे ड्रैग कर लें और जहां भी आप इसे रखना चाहते हैं आप आराम से छोड़ दें अपने माउस को। और ये देखिए डेटा मेरा शिफ्ट हो गया है। इसे वापस वहां लेके जाने के लिए क्या करना होगा? आप चाहें तो ड्रैग कर सकते हैं या फिर आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल जी या फिर कमांड जेड। पूरा का पूरा डेटा वापस आ गया। आप चाहते हैं कि आपका ये जो डेटा है जहां क्वांटिटी और रेट है उसके बीच में एक कॉलम इंसर्ट करना, तो आप ये कर सकते हैं कि दोनों का आप सिलेक्ट कर लें। आप आ जाएं एज पर, पाम आइकन नजर आएगा, आप इसे ड्रैग कर लें। ये देखिए डेटा आपका मूव हो गया, एक न्यू कॉलम आ गया यहाँ पर। मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल जेड, मेरा प्रीवियस डेटा आ चुका है यहाँ पर। अगर आप इसे कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने डेटा को सिलेक्ट कर लें। आप चाहें तो सिर्फ हेडर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। आप प्रेस करें कंट्रोल सी या कमांड सी और इसका कॉपी आप जहां भी बनाना चाहते हैं वहां पर जाके आप प्रेस करें कंट्रोल वी या फिर कमांड वी। ये देखिए कॉपी क्रिएट हो गया। मैं इसे अंडू करता हूँ, प्रेस करता हूँ कंट्रोल जेड या कमांड जेड। अगर आप कॉपी क्रिएट नहीं करना चाहते हैं, आप इसे यहां से यहां पर मूव करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट हेडर्स को सिलेक्ट करें, प्रेस करें कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स जो शॉर्टकट है वो है कट का, तो आपने इसको कट कर लिया। क्लिक करें डिजायर्ड प्लेस पे और प्रेस करें कंट्रोल वी या कमांड वी। ये देखिए यहां से कट होके यहां पर पेस्ट हो गया। अंडू कर लेते हैं। ये जो मूविंग लाइंस है ये नजर आ रही हैं, तो इसको हटाने के लिए हम प्रेस करेंगे स्केप। ये सारी चीजें तो हो चुकी हमारी, और हमने डिटेल में ये सीख लिया कि हमें डेटा एंट्री कैसे करनी है, शीट्स को नाम कैसे देना है, जूम इन कैसे करना है, जूम आउट कैसे करना है। तो सारी तमाम चीजें हमने सीख ली जिनके थ्रू अब हम डेटा की एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको एक चीज और सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप अपने डेटा की एंट्री कर रहे हैं तो आप अपने शीट में कंट्रोल एस या फिर कमांड एस प्रेस करते रहें, ताकि आपका डेटा सेव होता रहे। तो सेव करने का शॉर्टकट है कंट्रोल एस या फिर कमांड एस, एस फॉर सेव। अब हम इंसर्ट करेंगे अपना फॉर्मूला। फॉर्मूला इंसर्ट करने के लिए हमें यहाँ हेडर की जरूरत है। तो हेडर को इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम टाइप करें अपने हेडर को, जो कि होगा अमाउंट। एंटर प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर कलर आ गया। शायद एक्सेल ने पैटर्न स्टडी किया, कई बार ये कलर नजर नहीं आता है, तो आप यहाँ पर वापस जाएं और सेल कलर चेंज कर लें। लेकिन यहाँ ब्लू नजर आ रहा है। अगर मुझे यहाँ ब्लू नहीं चाहिए, यहाँ पर रेड चाहिए, तो वापस यहाँ जाके हम चेंज कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका है, मैं क्लिक करूं रेड वाले हेडर पर, चला जाऊं होम टैब में, जस्ट नीचे एक ऑप्शन नजर आता है जहां पर पेंट ब्रश बना हुआ है और इसको हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। क्लिक करेंगे फॉर्मेट पेंटर पर। ये देखिए ये पूरा हमारा कॉपी हो गया, लाइन नजर आ रहा है। और अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ से मूव करता हूं तो ये देखिए फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर आइकन भी नजर आ रहा है। मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर और ये देखिए रेड हो गया। अगर मुझे यहाँ पर ब्लू चाहिए, हम क्लिक कर सकते हैं ब्लू वाले हेडर पर, चले जाएंगे फॉर्मेट पेंटर में, क्लिक करेंगे यहाँ, तो वापस से यहाँ पर क्लिक कर देंगे, फिर से कलर चेंज हो गया हमारा। अब हम अपने फॉर्मूलाज को इंसर्ट करेंगे। एक्सेल में दो चीजें होती हैं, आपने बहुत सुना होगा, या फिर जब आप एक्सेल यूज करने लगेंगे तो बहुत बार सुनेंगे, फॉर्मूलाज और फंक्शन। तो फॉर्मूलाज क्या होता है और फंक्शन क्या होता है? फंक्शंस जो होते हैं वो होते हैं प्री डिफाइंड फीचर्स या फिर प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज जो हमें एक्सेल ऑलरेडी प्रोवाइड करता है। अगर एक्सेल ने कोई फॉर्मूला प्रोवाइड किया है तो उसे हम फंक्शन कहेंगे। लेकिन कोई फॉर्मूला जो एक्सेल ने प्रोवाइड नहीं किया है और हमें खुद बनाना है, तो वो हो गया हमारा फॉर्मूला। जैसे कि सिंपल अमाउंट क्या होगा, या फिर हम इसे कर सकते हैं टोटल अमाउंट। डबल क्लिक करते हैं, बिगिनिंग में आएंगे और टाइप करेंगे टोटल।
टोटल और अमाउंट के बीच में स्पेस नजर नहीं आ रहा है। हम यहाँ पर स्पेस बार प्रेस करेंगे और दोनों के बीच में स्पेस आ गया। प्रेस करेंगे एंटर और हमारा नया हेडर न्यू टेक्स्ट के साथ रेडी है। एडजस्ट करते हैं साइज को। टोटल अमाउंट, फॉर्मूला क्या होगा हमारा, क्वांटिटी इनटू रेट। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, हमें हमेशा याद रखना होगा कि एक्सेल फॉर्मूलाज यूज करने के लिए या फिर एक्सेल के फंक्शंस को यूज करने के लिए सबसे पहली चीज जो हम इंसर्ट करते हैं वो होता है इज इक्वल टू या फिर प्लस। तो सबसे पहले हम इंसर्ट करते हैं इक्वल टू। इक्वल टू इंसर्ट किया। क्वांटिटी, जैसे ही मैंने क्वांटिटी पर क्लिक किया ये देखिए मूविंग बॉर्डर्स नजर आ रहा है, यानी कि ये डेटा मेरा सिलेक्ट हो चुका है। अब हम प्रेस करेंगे इनटू। तो एक्सेल में इनटू के लिए हम यूज करते हैं स्टार साइन, डिवाइड करने के लिए यूज करते हैं स्लैश, प्लस के लिए यूज करते हैं जो आपका एडिशन का साइन होता है, और माइनस के लिए यूज करते हैं सब्सट्रैक्शन का जो साइन होता है। तो हमें इसे करना है इनटू, हमने कर लिया इनटू। अब हम क्लिक करेंगे रेट पर। ये देखिए पहले मूविंग बॉर्डर था क्वांटिटी पे और अब मूविंग बॉर्डर आ गया रेट पर, यानी कि हमने लास्ट में रेट पर क्लिक किया तो मूविंग बॉर्डर यहां पर मूव कर चुका है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला, क्योंकि इसको हमने खुद बनाया। रेट इंटू क्वांटिटी, प्रेस करते हैं एंटर। जब भी हम एक्सेल में नंबर इंसर्ट करते हैं तो नंबर्स ऑटोमेटिकली राइट साइड में मूव कर जाते हैं, और जब भी हम कोई टेक्स्ट इंसर्ट करते हैं तो वो लेफ्ट साइड में मूव होता है। अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ अपना नाम विजय, एंटर, तो ये देखिए लेफ्ट में मूव हुआ, लेकिन वहीं पर नंबर राइट में मूव हो गया। तो हमें क्या करना होगा, हमें इसे अलाइन करना होगा। आप अपने रिक्वायर्ड डेटा को सिलेक्ट करें और सेंटर में अलाइन कर दें। ये हो गया। बॉर्डर्स इंसर्ट करना होगा आपको। यहाँ हमारा आ गया 1210 जो कि टोटल अमाउंट। अगर मैं यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ तो जो मेरे सेल्स हैं वो हाईलाइटेड हैं, यानी कि फॉर्मूला में जो भी सेल्स हमारे इन्वॉल्व हैं वो हाईलाइट हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने इंसर्ट किया था इज इक्वल टू, प्रेस करता हूँ एंटर, क्लिक करता हूँ यहाँ पर और प्रेस करता हूँ डिलीट। मैंने इसे डिलीट कर लिया। इस बार हम फॉर्मूला इंसर्ट करेंगे और इक्वल टू की जगह लगाएंगे प्लस और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट मिलता है। प्रेस करते हैं प्लस, क्वांटिटी इनटू रेट, एंटर। रिजल्ट हमारा सेम आया, यानी कि एक्सेल फॉर्मूलाज में हम इज इक्वल टू भी यूज कर सकते हैं और प्लस साइन भी यूज कर सकते हैं। दोनों केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। नीचे आते हैं। अब हमें यहां भी फॉर्मूला चाहिए और बाकी के सेल्स में भी फॉर्मूला चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं यहाँ पर, फिल हैंडल यूज करके डबल क्लिक कर सकते हैं और हमारे सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर आ चुके हैं। परफेक्ट। तो ये हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है। अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं और यहां पर हम टोटल टाइप करते हैं, क्योंकि यहां पर तो मुझे टोटल चाहिए, टोटल अमाउंट कितना हुआ वो चाहिए। तो यहां हमें टाइप करना है टोटल अमाउंट, लेकिन ये जो सेल है ये एनफ नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, एक साथ 3 सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं चाहूं तो इससे ज्यादा सेल्स भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पर मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट कर लिया है और मल्टीपल सेल्स को मैं सिंगल सेल बनाऊंगा। तो सिंगल सेल कैसे बनाना है, इसे सबसे पहले सिलेक्ट करना है और जाना है हमें होम टैब में। हमें आना है सेंटर में, यहाँ पर ऑप्शन नजर आ रहा है मर्ज एंड सेंटर का, हमें क्लिक करना होगा मर्ज एंड सेंटर पे। और ये देखिए ये हमारे जो मल्टीपल सेल्स थे ये सिंगल सेल बन चुका है। बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये सिंगल सेल बन गया। यहां हम टाइप करते हैं टोटल अमाउंट, एंटर। सेल कलर को चेंज करेंगे, चलते हैं टॉप पर, इसका कलर चेंज कर देते हैं, फॉन्ट कलर को भी चेंज कर लेते हैं। अब हम देखेंगे कि फंक्शन क्या होता है। इंसर्ट करते हैं इज इक्वल टू, सबसे पहले टाइप करेंगे सम, एडिशन हम करते हैं सम से, एस यू। जैसे ही मैंने यहाँ पर एस यू टाइप किया ढेर सारे ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, और ये जो ऑप्शंस नजर आ रहे हैं यही है हमारा फंक्शन, यानी कि प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज जो कि एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किया है। हमें क्या करना है, हमें क्लिक करना है सम पर। अगर आप मैकबुक यूजर हैं तो आपको एक बार क्लिक करना होगा, लेकिन अगर आप विंडो यूजर हैं तो आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप सिंगल या फिर डबल क्लिक करेंगे यहाँ पर बॉर्डर इंसर्ट हो जाएगा, और बॉर्डर इंसर्ट होने के साथ साथ यहाँ पर प्रॉम्प्ट नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हमसे कहा जा रहा है नंबर 1 कॉमा नंबर 2, और इसी तरीके से और भी चीजें होंगी आगे। तो नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें सभी डेटा को टॉप से लेके बॉटम तक सेलेक्ट कर लेना है।
यानी कि हमें इस रेंज को सिलेक्ट करना है। ये देखिए, H3 थ्रू H12, मतलब कि H3 से लेके H12 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है और हमें एंटर प्रेस करना है। यहां पर हमारा टोटल फिगर आ चुका है। सेल कलर को चेंज कर लेते हैं येलो। ये टोटल हो चुका हमारा। टोटल करने का एक तरीका और है, इसे मैं डिलीट करता हूं। हम जाएंगे होम टैब में, आ जाएंगे हम एक्सट्रीम राइट में। यहां पर देखिए एक ऑप्शन है सम का। हम यहां पर सिर्फ क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्मूला ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया, हमारा रेंज ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। हमें बस करना है एंटर और हमारा यहाँ पर टोटल आ चुका है। ये मेरा है क्वांटिटी और ये मेरा है रेट। और मुझे जो रेट है उसके पहले रुपी सिंबल इंसर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, सेलेक्ट करूंगा डेटा को टॉप से लेकर बॉटम तक, जाऊंगा मैं होम टैब में। मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये जो होम टैब है ये 90% टाइम्स काम आता है किसी भी डेटा को क्रिएट करने में या फिर मेंटेन करने में या फिर मैनेज करने में। तो हम आगे होम टैब में, सेंटर में आएंगे, यहां पर लिखा हुआ है जनरल और यहां पर ड्रॉप डाउन है। क्लिक करते हैं हम ड्रॉप डाउन पर, ढेर सारे ऑप्शंस आ गए। तो हमें क्या करना है, हमें करेंसी का सिंबल इंसर्ट करना है। मैं आऊंगा करेंसी पर और क्लिक कर दूंगा। ये देखिए, हमारा जो रेट था उसके जस्ट पहले रुपी का आइकन या फिर रुपी का सिंबल इंसर्ट हो चुका है। एक और तरीका है सिंबल इंसर्ट करने का। इस बार मैं सेलेक्ट करूंगा टोटल अमाउंट को। मैंने टोटल को भी सेलेक्ट कर लिया। जाऊंगा टॉप पर, जनरल नजर आ रहा है, क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पर और इस बार मैं सेलेक्ट करूंगा अकाउंटिंग। ये देखिए, यहां भी रुपी का आइकन या फिर रुपी का सिंबल इंसर्ट हो चुका है, लेकिन इस बार जो रुपी का सिंबल है एक्सट्रीम लेफ्ट में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये सेल का साइज बड़ा होने की वजह से एक्सट्रीम लेफ्ट में नजर आ रहा है। अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करके सेम साइज का भी कर देता हूं तो रेट में हमारा रुपी का सिंबल साथ साथ है और यहाँ पर काफी दूर है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर आप सेलेक्ट कर लें करेंसी या फिर अकाउंटिंग। यहाँ पर बॉर्डर इंसर्ट कर देता हूँ। अगर ऑलरेडी आपने रुपी सिंबल, डॉलर साइन या फिर अपनी करेंसी का जो सिंबल या आइकन है वो इंसर्ट कर दिया, लेकिन फ्यूचर में रियलाइज किया कि आपको ये नहीं चाहिए, तो आप वापस से इसे सिलेक्ट करें, चले जाएं टॉप पर और इसे आप जनरल कर दें। जो आपका सिंबल या फिर आइकन है वो गायब हो जाएगा। एक चीज हम यहाँ देखते हैं, हमारा जो रेट है वो अलग अलग है, अलग अलग प्रोडक्ट्स का। कुछ प्रोडक्ट्स का रेट मैं सेम कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ 100। मैंने जहां भी 100 इंसर्ट किया उसे मैं हाईलाइट कर लूंगा ताकि चीजों को हम आसानी से समझ सकें। पहले मेरे प्रोडक्ट का जो रेट था वो था 100 रुपीज और ये डेटा मेरा काफी बड़ा हो सकता है, और सडनली जो रेट है वो चेंज हो गया, बढ़ के हो गया 150 रुपीज। तो क्या हमें इसे बार बार चेंज करना होगा? अगर डेटा बड़ा हुआ तो पॉसिबल नहीं है, बहुत टाइम लग सकता है। हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे टॉप से लेकर बॉटम तक और हम प्रेस करेंगे Ctrl+H। एक विंडो ओपन होगा फाइंड एंड रिप्लेस का। अभी Ctrl+H याद कैसे रखना है कि ये कैसे करना है, चलिए क्लोज करते हैं और Ctrl+H की जगह प्रेस करते हैं Ctrl+F। F फॉर फाइंड, मतलब हमें फाइंड करना है। प्रेस करते हैं Ctrl+H, विंडो ओपन हो गया फाइंड एंड रिप्लेस का। यानी कि सेम विंडो आपका ओपन होगा, इधर Ctrl+F प्रेस करें या फिर Ctrl+H प्रेस करें। फाइंड व्हाट, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है 100। रिप्लेस विथ, बढ़ा हुआ रेट है 150 तो हमने टाइप कर दिया 150। नीचे आए, रिप्लेस ऑल, अलर्ट, ऑल फिनिश्ड, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट्स, हम करेंगे ओके। नीचे आएंगे और इसे क्लोज कर लेंगे। ये देखिए, पहले 100 था, 150 हो चुका है। फिर से आपको चेंज करना है तो आप फिर से सिलेक्ट करें, प्रेस करें Ctrl+F, F फॉर फाइंड, नजर आ रहा है फाइंड व्हाट। तो इस बार हम फाइंड करेंगे क्या, 150। आएंगे यहाँ, क्लिक करेंगे रिप्लेस पर और रिप्लेस हम किसे करेंगे, 499। रिप्लेस ऑल करेंगे ओके और इसे क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए, अब ये 499 हो चुका है। एक पार्ट मैंने पहले कवर किया था, दोबारा कवर करता हूं। अगर हमारा कॉलम का साइज छोटा होगा तो यहाँ पर हैश एरर नजर आएगा। जब ये एरर नजर आए तो आप समझ लें कि आपका कॉलम साइज छोटा है, क्योंकि हैश एरर कोई एरर नहीं होता है। इधर आप इसे ड्रैग कर लें या फिर आप डबल क्लिक कर लें, दोनों केसेस में आपका कॉलम साइज एडजस्ट हो जाएगा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट और कवर करते हैं। यहाँ एम्प्लॉय कोड सिंगल लाइन में लिखा हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मुझे एम्प्लॉय टॉप पर चाहिए और जो कोड वर्ड है वो नीचे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, दोनों कॉलम के साइज को थोड़ा सा छोटा कर लूंगा। अब देखिए हेडर्स प्रॉपर नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे रो को सिलेक्ट करूंगा, जाऊंगा होम टैब में,
यहाँ पर ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का, क्लिक करेंगे रैप टेक्स्ट पर और ये देखिए टॉप पर एम्प्लॉय नजर आ रहा है, नीचे कोड नजर आ रहा है। अगर मैं इसे भी रिड्यूस करता हूँ यानी कि कॉलम साइज को रिड्यूस करता हूँ तो ये देखिए प्रोडक्ट ऊपर आ गया, नेम नीचे आ गया। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स। अब हम दो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे। पहला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसको मैं एक्सेल का जादू कहता हूँ, मैजिक ऑफ एक्सेल। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है, हमारे सेल कलर को या फिर फॉन्ट कलर को ऑटोमेटिकली चेंज करता है। जैसे कि आपने गौर किया, बिगिनिंग में जो मेरा यहाँ फिगर था मैंने उसके कलर को चेंज किया था, लेकिन बाद में मैंने 2 बार चेंजेस किया, फिर भी हमारा सेल कलर चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इस काम को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू करें तो हमारे कलर्स चेंज होते जाएंगे। चलिए आते हैं राइट साइड में, कॉलम साइज को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं और यहाँ पर कुछ हम फिगर्स ले लेते हैं। चलिए इन फिगर्स को ही हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, और यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। या फिर हम हेडर के साथ ही पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी या कमांड सी, क्लिक करेंगे यहाँ और इसे पेस्ट कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट फिगर्स हैं। अब मुझे ऐसे फिगर्स को हाईलाइट करना है जो 20 से ऊपर हैं या 20 से ज़्यादा हैं। तो मैं सिलेक्ट करूंगा, टॉप से लेकर बॉटम तक जाऊंगा, होम टैब में राइट हैंड साइड में आऊंगा, यहाँ ऑप्शन नजर आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, क्लिक करूंगा ड्रॉप डाउन पर। सबसे ऊपर नजर आ रहा है हाईलाइट सेल रूल, यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रेटर दैन, क्लिक करूंगा मैं ग्रेटर दैन पर, यहाँ क्लिक करूंगा। तो हमें 20 वाले फिगर्स को हाईलाइट करना था तो मैं टाइप कर दूंगा 20। मतलब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ये कह रहे हैं कि भाई साहब 20 से ऊपर जो भी नंबर्स हो आप सिर्फ उन्हें ही हाईलाइट करो, बाकी नीचे वाले नंबर्स को आप कुछ भी मत करो। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, 4 चीजें नजर आ रही हैं, नंबर, फॉन्ट, बॉर्डर और फिल। हमें जाना है फिल में, यहाँ देखिए बैकग्राउंड कलर लिखा हुआ है, क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और जो भी कलर हमें चाहिए यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे। 20 के ऊपर इसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन कलर, जाऊंगा फॉन्ट में और यहाँ से मैं फॉन्ट कलर को चेंज कर दूंगा, आऊंगा नीचे और क्लिक करूंगा ओके पर, करूंगा ओके। तो ये देखिए 20 से ऊपर जो भी नंबर्स थे वो हमारे हाईलाइट हो चुके हैं। टॉप पर है 10, अगर मैं इसको करता हूँ 21, एंटर, ये हाईलाइट हो गया है। अगर मैं इसे करता हूँ 100 तो ये भी हमारा हाईलाइट हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसे कर देता हूँ 9, अब हाईलाइट नहीं है। अगर मैं इसे करता हूँ 10, हाईलाइट नहीं है। और अगर मैं इसे करता हूँ 20 तो अभी भी हाईलाइट नहीं है, क्योंकि हमने क्या कमांड दिया कि तुम 20 से ऊपर वाले नंबर को ही हाईलाइट करो, नीचे वालों को कुछ भी मत करो। चलिए वापिस से सिलेक्ट करते हैं, चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, हाईलाइट सेल रूल, इस बार हम सिलेक्ट करते हैं लेस देन, और लेस देन हम इसको दे देंगे कमांड 10। 10 से नीचे जो भी हो सिर्फ तुम्हें उसे ही हाईलाइट करो, बाकी फिगर्स को छेड़ो भी मत। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर, कस्टमाइज फॉर्मेट, जाएंगे फिल में और सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी डिजायर्ड कलर। फॉन्ट कलर को आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, चाहें तो चेंज नहीं कर सकते हैं, चॉइस टोटली आपकी है। लेकिन एंड में आपको क्लिक करना होगा ओके पर, ओके। 10 से नीचे जो भी नंबर्स थे वो हाईलाइट हो चुके हैं। अगर यहाँ पर 8 को रिमूव करके मैं करता हूँ 21 तो ये देखिए ग्रीन हो गया, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ 18, एंटर, कलर गायब हो चुका। तो हमने क्या देखा, 10 से नीचे जो है वो ब्लू में हाईलाइट हो रहा है और 20 से ऊपर हाईलाइट हो रहा है हमारा ग्रीन में। इसी तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करके अलग अलग चीजों को हाईलाइट कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डिटेल में मैंने वीडियो बनाया हुआ है जो कि मेरे दूसरे चैनल पर अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक शेयर कर दूंगा, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यानी कि हम ऑटोमेटिकली या फिर डायनामिकली सेल कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर फॉन्ट कलर्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं, ड्रॉप डाउन बनाना। आ जाते हैं राइट साइड में, और ये जो मैं राइट साइड में आ रहा हूँ ये आ रहा हूँ राइट एरो की के मदद से या फिर हेल्प से। क्लिक करूंगा यहाँ पर और मैं टाइप करूंगा मंथ, यानी कि अपना हेडर टाइप करूंगा, मंथ्स, टाइप किया मंथ्स, क्लिक करूंगा यहाँ, जाऊंगा होम टैब में, फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा और क्लिक कर दूंगा हेडर पर, यहाँ भी सेम फॉर्मेट आ चुका है। अब मैं यहाँ पर टाइप करूंगा जनवरी, एंटर प्रेस करूंगा, जनवरी आ गया। मुझे टाइप करना है दिसंबर तक, तो क्या हम मैनुअली टाइप करेंगे? नहीं, हम आ जाएंगे एज पर, फिल हैंडल यूज करेंगे और इसे हम दिसंबर तक ड्रैग कर लेंगे। नवंबर तक हुआ है, एक बार और ड्रैग करता हूँ, दिसंबर तक हो गया।
बॉर्डर्स इंसर्ट कर लेता हूँ। क्लिक करते हैं यहाँ पर। अब हम ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। ड्रॉप डाउन क्रिएट करने के लिए हमें जाना होगा डेटा टैब में। राइट साइड में आएंगे, यहाँ पर डेटा टूल्स का ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ एक ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन का। क्लिक करेंगे हम डेटा वैलिडेशन पर। तीन चीजें नजर आ रही हैं, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज और एरर अलर्ट। हम जाएंगे सेटिंग्स में। अगर हम नीचे की तरफ आए तो यहाँ लिखा हुआ है वैलिडेशन क्राइटेरिया, उसके नीचे है अलाउ और यहाँ नजर आ रहा है एनी वैल्यू। क्लिक करेंगे ड्रॉप डाउन पर और सिलेक्ट करेंगे लिस्ट, क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अब हम जाएंगे सोर्स में। इसे हम लेंगे लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, कहीं भी हम ले सकते हैं। तो हमने क्लिक किया था सोर्स पर। अब हम आ जाएंगे मंथ्स पर और जनवरी से लेके हम दिसंबर तक सिलेक्ट कर लेंगे। राइट साइड में आएंगे और क्लिक करेंगे हम ओके पर। तो ये देखिए हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। सिलेक्ट करते हैं जनवरी, सेलेक्ट करते हैं अगस्त और हमें बार बार टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, क्योंकि हमारा यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करने का दूसरा तरीका भी है। आइए यहाँ पर क्लिक करते हैं और चलते हैं हम डेटा टैब में। राइट साइड में आएंगे और सिलेक्ट करेंगे डेटा वैलिडेशन। सिलेक्ट करते हैं लिस्ट। इस बार सोर्स में हम मैनुअली टाइप करेंगे। लेफ्ट में ले लें, राइट में ले लें, कहीं भी आप इसे रख लें। टाइप करते हैं मैनुअली जैन, या फिर पूरा जनवरी ही टाइप कर लेता हूं मैं। कॉमा, कॉमा लगाया मैंने, टाइप करूंगा फेब्रुअरी, कॉमा मार्च, कॉमा अप्रैल। इसी तरीके से हम दिसंबर तक टाइप कर सकते हैं। सारी चीजें जब टाइप हो जाए तो हमें नीचे आना है और क्लिक करना है ओके पर। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा कि जब भी आप डेटा वैलिडेशन में मैनुअल एंट्री कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स तक की ही एंट्री कर सकते हैं। मैं 250 वर्ड्स नहीं कह रहा, मैं 250 कैरेक्टर्स कह रहा हूँ। कैरेक्टर्स में हमारे कॉमास भी इंसर्ट हो जाएंगे या फिर ऐड हो जाएंगे, तो आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। तो एक बार जब सारी एंट्री हो जाए तो आप क्लिक करें ओके पर। और ये देखिए यहाँ भी हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो चुका है। मैनुअल टाइप करने में स्पेलिंग मिस्टेक का चांसेस बना रहता है, लेकिन इस तरीके से ड्रैग करने में स्पेलिंग मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते हैं। तो आप जिस तरीके से भी चाहें अपने डेटा वैलिडेशन को यूज करके ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स एक्सेल के। मुझे यकीन है या फिर मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल को आराम से यूज कर सकते हैं। और अगर आप धीरे धीरे कोशिश करते रहें, चीज़ों को सीखते रहें, तो आप एक्सेल में बहुत जल्दी चैंपियन बन जाएंगे।